स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूं मैं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात सुर्खियों की। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पार्टी में अपमान और भविष्य को लेकर सभी विकल्प खुले होने की कही बात। कांग्रेस आलाकमान तय करेगा नए मुख्यमंत्री का नाम। विधायक दल की बैठक में फैसला। सदन की कार्यवाही में अवरोध। संसदीय आचरण नियमों और आचार संहिता की भावना के खिलाफ। राम जेठमलानी स्मारक व्याख्यानमाला में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, सांसदों को मिले विशेषाधिकार वास्तव में आम जनता के अप्रत्यक्ष अधिकार। जन्मदिन के अवसर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकाकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भावुक क्षण। गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाने के लिए गोवा सरकार को दी बधाई। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार से जारी है कोरोना पर वार। देश में अब तक लगाए गए 80 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन और रणनीति पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। और उत्तराखंड में कोविड पाबंदियों के साथ 4 धाम यात्रा शुरू। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को बोर्ड की वेबसाइट पर अनिवार्य तौर पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। डबल कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी होगा जरूरी। और आइए अब खबरें विस्तार से। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से जारी तनातनी के बीच आज बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अमरिंदर सिंह ने राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले अपने सरकारी आवास पर उन्होंने अपने समर्थक, मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की, जिसके बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य की रणनीति के बारे में अपने समर्थकों से बात करके ही फैसला लूंगा। फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा। और वहीं कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक हुई। इसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि विधायक दल के नेता पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को 2 प्रस्ताव भेजे हैं जो आज कांग्रेस विधायक दल में पारित हुए हैं। पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने का ही समय अब बचा है। राज्य की कांग्रेस इकाई में जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कई महीनों से बयानबाजी और शह मात देने की कोशिश लगातार चल रही थी। और इसी बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने यह साफ संकेत देने की कोशिश की। पिछले दिनों कई विधायकों, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक तौर पर बार बार हमला बोला था, लेकिन कैप्टन के खिलाफ मुहिम में 40 विधायकों के दस्तखत वाले खत के बाद विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। कांग्रेस आलाकमान ने विधायकों की बैठक को बुलाने का फैसला लिया और इसमें भी साफ तौर पे अमरिंदर सिंह की अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ संवाद किया। वयस्क जनसंख्या के पहले टीके के 100% कवरेज होने पर प्रधानमंत्री का ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा
असीम संभावनाओं वाला राज्य है। गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक नजर आए। शुक्रवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल का दिन मेरे लिए खास बन गया। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। गोवा में 100% वैक्सीनेशन को पर्यटन इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री ने बेहद अहम बताया। आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके, ये हम सभी की कामना है। ये तभी संभव है जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना टीकाकरण पर दे रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण पर हो रही राजनीति पर भी पलटवार किया। फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? गोवा में 18 वर्ष से ऊपर आयु के 100% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ये सफलता राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के जरिए हासिल की गई है। भारत ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान में नया कीर्तिमान रच दिया है। देश में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इससे पहले कल शुक्रवार को एक दिन में देश में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो कि एक दिन में किसी भी देश में लगने वाली सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज है। आपको बता दें कि अब तक देश के 3 राज्यों में 100% वैक्सीनेशन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश ने बनाया था, जहां सभी लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसके बाद सिक्किम ने भी ये रिकॉर्ड कायम किया और अभी तक इन राज्यों में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब इसमें गोवा का नाम भी शामिल हो गया है। इसके अलावा केंद्रीय शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप में सभी को पहली डोज लगाई जा चुकी है। और सरकार ने इस साल दिसंबर तक सभी वयस्कों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार लगातार टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने में जुटी है और इसी का नतीजा है कि पिछले 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। देश को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक लगाने में 85 दिन का वक्त लगा था। इसके बाद अगले 45 दिन में 20 करोड़ और इसके 29 दिन बाद 30 करोड़ के आंकड़े पर देश पहुंचा। आपको बता दें कि 30 करोड़ से 40 करोड़ डोज का जो सफर है वो तय करने में महज 24 दिन लगे थे। और इसके बाद 20 दिन बाद 6 अगस्त को देश ने 50 करोड़ डोज का आंकड़ा छू लिया। इसके 19 दिन बाद देश ने 60 करोड़ आंकड़े को महज 13 दिनों बाद 60 करोड़ आंकड़े का लक्ष्य हासिल किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 सितंबर को देश ने टीकाकरण के 75 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। और इसी बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज कोविड प्रबंधन और रणनीति पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
कैबिनेट सचिव ने शुक्रवार को 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई देते हुए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की सराहना की। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि टीकों की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के बावजूद भी राज्यों को ढील नहीं बरतनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक के दौरान 11 राज्यों में सेरोटाइप द्वितीय डेंगू की उभरती चुनौती का उल्लेख किया। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि राज्यों को शुरुआत में ही मामलों की जांच करनी चाहिए और एक हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा जांच किट और दवाइयों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सीएजी को वित्तीय निगरानी के साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव भी देने चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा एकेडमी में हुए समारोह में ये बातें कही। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे जन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और प्रणालियों को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है, जो लेखा परीक्षा के लिए भी बड़ा अवसर है। For citizen convenience, government processes are increasingly getting digitalized. Fast expanding technology frontier has reduced distance between state and citizens. From audit perspective, this is a small challenge and huge opportunity. Using advanced analytics tools, information from large volumes of data can be weaned out without traveling afar. राष्ट्रपति ने कहा कि लेखा परीक्षा को सरकारी कार्यप्रणाली की गहरी समझ हासिल करने का अवसर मुहैया करते हैं। Audit engagements provide a unique opportunity of gaining deep understanding of system and place you in a good position of suggesting improvements. Governments will take serious note of advice made by an institution like CAG. This will positively impact our public service delivery standards. राष्ट्रपति ने कहा कि सीएजी ने पर्यावरण लेखा परीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उपाय किए हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस अवसर पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2018 और 2019 बैच के 38 प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण पत्र दिए गए और 3 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और बेहतर वातावरण बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जिससे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज में अपनी जगह हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा, लिंग, जाति, धर्म और एक क्षेत्र के आधार पर सभी सामाजिक भेदभावों को मिटाने की जरूरत है। We find here and there religious quarrels. We find differences coming up on the basis of a region. We should not encourage such forces. We must see to it that we should think about the glorious past of India and also have an open mind, always new ideas, new thinking for emancipation of the people, poverty elimination, women's empowerment. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के जबलपुर के दौरे पर हैं। यहां पर वो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के कार्यक्रम सहित कई और कार्यक्रमों में शामिल हुए। जबलपुर में जनजातीय नायकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1857 को शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुई। तब से आज तक इन 75 वर्षों में देश को अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाया है। देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में
ऐसे अनेक वीर बलिदानी है जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है क्या? उनके बलिदान को हम भुला देंगे क्या? कोई भी देश की नई पीढ़ी ये चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने जनजातीय नायकों के जीवन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री कई और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की गृह मंत्री ने शुरुआत की। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पहले ये सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी, अब इसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च तक कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण हितग्राहियों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले साल मार्च कर दी गई है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेन देन निरोधक अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय अवधि भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने असम और मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने असम से आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मैदान में उतारा है, जबकि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड में कोविड से जुड़े कुछ प्रतिबंधों के साथ आज से चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है। चारधाम विकास प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन के मुताबिक राज्य के बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों खुराक प्राप्त करने की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा। प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्रियों की सीमा जो है वो रखी गई है। इसके अलावा आज से ही हेमकुंड साहिब की वार्षिक तीर्थ यात्रा भी शुरू हो गई है। और बुलेटिन में वक्त है राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। रविंद्र नारायण रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने बनवारी लाल पुरोहित का स्थान लिया, जिन्हें अब पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी शामिल हुए। राजस्थान में शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए संशोधन विधेयक को शुक्रवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के मुताबिक प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर आज इम्फाल पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो श्रम और वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और विकास परियोजनाओं के साथ ही विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन के नजफगढ़ ढासा बस स्टैंड सेक्शन का उद्घाटन किया गया। इस कॉरिडोर पर मेट्रो शुरू होने से नजफगढ़ के आंतरिक इलाकों में परिवहन प्रणाली और तेजी से आगे बढ़ेगी। जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में नल का पानी उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी आ गई है। राज्य के 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों में नल से पेयजल पहुंचाया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। छठी से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं 20 सितंबर से, जबकि पहली से 5वीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से शुरू होंगी। असम के कोकराझार जिले में राज्य पुलिस के साथ मुठभेड़ में नवगठित उग्रवादी गुट यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड के 2 उग्रवादी मारे गए। मुठभेड़ आज तड़के उल्टा पानी इलाके में हुई। संस्कृति मंत्रालय लद्दाख क्षेत्र के तुर्तुक इलाके में चोरबत मुक्ति की स्वर्ण जयंती पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र के तुर्तुक, चलुंखा, वरादी, त्याक्षी और थ्यांग गांवों को मुक्त कराया था। अगर आप समुद्र की सैर, लहरों के बीच बेहतरीन मेहमान नवाजी और घूमने फिरने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है। जी हां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने देश का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर आज से लॉन्च किया है। इसकी बुकिंग IRCTC के वेब पोर्टल के जरिए की जा सकेगी। ये क्रूज यात्रियों को गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप और श्रीलंका के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। IRCTC ने प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए कॉर्डेलिया क्रूज के साथ समझौता किया है, जो भारत की प्रीमियम क्रूज लाइनर कंपनी है। पहले फेज में ये क्रूज लाइनर अपने बेस स्टेशन मुंबई से रवाना होगा। क्रूज के किराए को 3 श्रेणी में रखा गया है, जो 17,887 रुपए से 31,506 के बीच है। और अब बात खेल की। IPL के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। IPL 2021 का दूसरा चरण UAE में कल से शुरू होने जा रहा है। कोविड के चलते पहली बार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित T20 लीग का आयोजन 2 देशों में किया जा रहा है। IPL 2021 में अब तक 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब 31 मैच बचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले ये मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। UAE में होने वाले इन मैचों का आयोजन भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई में 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गजब की इच्छा शक्ति के पॉजिटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।
ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।